लकी और अंजलि पानी में फेंक दिए गए थे और डूबे जा रहे थे। इधर अनुराग का जहाज भी चट्टान से टकरा गया और उसमें पानी भरना शुरू हो गया। अनुराग की तरह ही बाकी लोगों की भी हालत खराब हो गई थी और पूरे जहाज पर अफरा तफरी का माहौल था। इधर सुष्मिता ने बाकी लोगों की मदद से लकी और अंजलि को बाहर निकाल लिया था और जैसे ही अंजलि को होश आया तो वो लकी के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। लेकिन लकी उसे माफ नहीं करना चाहता था। उसे बस अपनी मौत का डर सता रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद में तूफान आ चुका था और वो जहाज भी बहकर उस तूफान के बीच में चला गया था। हालांकि तूफान इतना बड़ा भी नहीं था कि वो धरती हिला दे, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि वो तबाही ना मचा सके। कुर्सियां, आराम कुर्सियां और टेबल सब कुछ उस तूफान से इधर उधर उड़े चले जा रहे थे और कुछ तो बाहर निकलकर समंदर में गिर गए। लोग भारी बारिश से परेशान होने लगे थे और जहां छाया मिल रही थी वहां पर छुप जा रहे थे। लगभग 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन अभी तक उस जहाज का कोई भी अता पता नहीं था जो उन्हें बचाने के लिए आने वाला था। इतने में इधर पानी भी ऊपर चढ़ना शुरू हो चुका था और किसी भी वक्त जहाज डेक पर पहुंच सकता था। सब खत्म हो गया है। सब खत्म हो गया। अब क्या करें यार? मैं मरना नहीं चाहता यार। मुझे बहुत डर लग रहा है। सब लोगों के बीच बीच में हाहाकार मचना शुरू हो गया था और उन्हें लग रहा था कि आज की रात उनकी आखिरी रात थी। इधर कुछ लोगों ने इसी गुस्से में अनुराग को घेर लिया और वो अनुराग से तीखे सवाल पूछे जा रहे थे। अनुराग ने कहा था कि जो भी होगा वो सब वो खुद देख लेगा, लेकिन अब अनुराग आगे ही नहीं आ रहा था और जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा था। अरे तुम क्या चाहते हो मुझसे? हट जाओ मेरे रास्ते से दूर। वैसे तुम मरने वाले हो, अगर मेरे रास्ते में आए ना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अनुराग ने गुस्से में कहा। वो भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक था और ऐसे में उसे ये छोटे मोटे लोग जब डरा रहे थे तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। साले, अभी तू हमसे ऐसी बात कर रहा है? कुछ देर पहले तू क्या बोल रहा था? उनमें से एक लड़के ने अनुराग को देखा और उसके ऊपर जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे देख क्या रहे हो, मारो उस साले को। एक लड़के ने पीछे से आवाज लगाई और फिर बिना देर किए सब लोगों ने अनुराग को घेर लिया और लात घूंसों से उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। अब वो लोग तो वैसे भी मरने ही वाले थे, तो ऐसे में उन्हें अब अनुराग से डरने की तो कोई जरूरत नहीं थी। अरे अरे, मुझे मार क्यों रहे हो? सिक्योरिटी! अनुराग ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और फिर उन लोगों को देखते हुए दया की भीख मांगने लगा। लेकिन अभी इस वक्त उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। मैं तो मरने वाला हूं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इसे जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा, एक जवान लड़के ने कहा और फिर एक कुर्सी उठाकर अनुराग की तरफ बढ़ने लगा। वो कुर्सी से उसका सिर फोड़ने वाला था। अरे अरे नहीं भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारी सब कुछ, अपनी जायदाद मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, सारा पैसा दे दूंगा, पर प्लीज मेरी जान मत लो। अनुराग ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, साले, मैं तेरे पैसे का क्या करूंगा? अगर तू मुझे 100 करोड़ भी देगा तो भी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना, खुद मरने वाला हूं मैं, उस लड़के ने कहा और फिर अनुराग के ऊपर कुर्सी तान दी। अगले ही पल वो खत्म हो जाने वाला था। अरे वो देखो, वहां कुछ है। हाँ, वहां देखो, कोई लाइट आ रही है वहां से। ठीक इसी वक्त पीछे से किसी की आवाज आई और सब लोगों के खून में एक तरह का उबाल आ गया। हर कोई डेक की रेलिंग के पास आकर उस लाइट को देखने लगा जो उस काले घने अंधेरे में चमक रही थी। उस आदमी ने भी अपने हाथ से कुर्सी छोड़ दिया और बाकी लोगों की तरह वो भी उस लाइट की तरफ बढ़ने लगा। ओ भाई, इस तरफ, हाँ आ जाओ, इधर आओ, बचाओ मैं यार। ठीक इतनी देर में अचानक से लोगों को लगने लगा कि उसकी जान बच सकती है। वो बड़ी सी रोशनी और बड़ी होती जा रही थी और वो धीरे धीरे पास आ रही थी। थोड़ी ही देर में वो जहाज के करीब आ गई। एक और जहाज था जिसे उन्हें बचाने के लिए भेजा गया था, लेकिन देखने में वो अनुराग के जहाज से काफी छोटा था। चलो हम भी चलते हैं। जैसे ही सुष्मिता और अंजलि ने उस नाव को देखा तो उनके भी चेहरे मारे खुशी के उछल उठे। लगभग 1 घंटे के आराम के बाद अब अंजलि के शरीर में भी थोड़ी सी जान आ गई थी और वो अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही थी। लेकिन वो जहाज के ऊपर अकेले नहीं जाना चाहती थी, वो लकी के साथ जाना चाहती थी। ठीक इसी वक्त उस दूसरे जहाज में से एक आदमी उनके जहाज पर आया। उसने देखा कि वहां पर बहुत से लोग फंसे हुए थे, पर वो सब भी छोटे से जहाज में नहीं चढ़ सकते थे।
वो परेशान था और फिर उसने अपने लाउडस्पीकर में चिल्लाते हुए कहा, आप में से जो भी जहाज पर फंसे हुए हैं, आप सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी आप लोगों को अपने अपने घर तक आराम से सेफ्टी से ले जाएंगे। लेकिन आप लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और हमारी नाव में इतने सारे लोग एक साथ आ नहीं सकते। मुझे माफ करना, लेकिन हम लोग आप सबको टुकड़ों टुकड़ों में ही बचा पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास आपको बचाने का कोई चारा नहीं है। जो लोग इस नाव में नहीं आ पाएंगे उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पीछे से और 2 नाव आ रही है। हम सब पहले महिलाओं को और बूढ़ों को अपने साथ ले जाएंगे। उसके बाद जो लोग बचेंगे वो लोग पीछे आ सकते हैं। नाव में इंतजार करें। आप लोग उसी नाव में आएंगे। बाकी मेरा यकीन माने, हम आप सबको अपने अपने घर पहुंचा देंगे। भले ही वो आदमी सबको इस तरह से मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी सब लोग चाहते थे कि वो लोग इस नाव में सवार हो जाएं जो उनके सामने खड़ी थी। अगर वो एक पल के लिए यहाँ रुके तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। जो लोग बचाने आए थे उन्होंने अपनी तरफ से लोगों को निकालने का इंतजाम किया और लोगों की निगरानी करनी शुरू कर दी। अब अगर जहाज के ऊपर कोई बच्चा हो तो वो सबसे पहले आए, उसके बाद बूढ़े और उसके बाद महिलाएं आना शुरू करें, और जो लोग बचते हैं वो अपनी बारी आने का इंतजार करें। उस आदमी ने कहा जिसके हाथ में लाउडस्पीकर था। धीरे धीरे उसके कहे के हिसाब से लोगों ने नाव में जाना शुरू कर दिया। अब इसी वक्त अनुराग को बहुत ज्यादा घबराहट होनी शुरू हो गई। उसे सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी पर दया आ रही थी। वो खुद भी उस नाव के ऊपर चढ़ना चाह रहा था, जाना चाह रहा था, लेकिन ना तो वो लड़की था ना ही उसके साथ कोई बच्चा था। इधर अनुराग ने देखा कि एक लड़की अपने गोद में अपने बेटी को लेकर खड़ी थी। जैसे ही उसकी नजर उस लड़की के ऊपर पड़ी तो वो तुरंत भागता हुआ उसके पास गया। उसने उस लड़की से धीरे से बात की और बोला कि वो चाहता है कि वो बच्ची उसे उधार दे दे और बदले में वो पैसे देने के लिए राजी था। लेकिन उस लड़की ने उसकी तरफ ना तो देखा ना ही कुछ कहा। दे दो वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, अनुराग ने उसकी तरफ धमकी देखते हुए कहा। वो लड़की थोड़ा घबरा गई। उसे अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बच्ची के लिए डर लग रहा था। अगर वो उस बच्ची को नहीं देती तो उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जबरदस्ती बच्ची छीन लेता और फिर पानी में फेंक देता। वो बड़ा आदमी था, कुछ भी कर सकता था। इसलिए उस लड़की ने अपनी बच्ची अनुराग को थमा दी। जैसे ही अनुराग की गोदी में बच्ची आई, उसने उसके मुंह पर हाथ रखा, उसे बंद कर दिया और लाइन में खड़ा हो गया। क्या ये तुम्हारी बच्ची है? लाइन में चेकिंग करने वाले एक आदमी ने अनुराग से पूछा। उस आदमी ने देखा कि अनुराग एक जवान आदमी लग रहा था और उसे देखकर ऐसा कोई नहीं कह सकता था कि उसकी एक 6 साल की बच्ची होगी। इसके अलावा अनुराग ने उस लड़की के मुंह पर अपना हाथ भी रखा था, इसलिए ये मान पाना नामुमकिन था। उसे देखकर काफी अजीब महसूस हो रहा था। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन इसकी तबीयत बहुत खराब है। इसका जी घबराया जा रहा है और इसे बहुत जोर से उल्टी आ रही है। जैसे ही किनारे पर लगूंगा तो सबसे पहले इसे उल्टी करवाने के लिए लेकर जाऊंगा, अनुराग ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, जाओ। उस आदमी ने अनुराग को नाव पर चढ़ने की इजाजत दे दी। नहीं नहीं, ये उसकी बेटी नहीं है, इसे नाव पर मत चढ़ने दो। इतने में पीछे से किसी की तीखी सी आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही अनुराग चौंक गया और बच्ची के मुंह पर से उसका हाथ हट गया। इतने में उस बच्ची को भी मौका मिल गया और उसने अनुराग के हाथ को काट लिया और फिर अपने आप को अनुराग से छुड़ाकर भाग गई। उसने इतना जोर से काटा कि अनुराग की चीख निकल गई और उसके हाथों से खून बहने लगा। मम्मी, वो छोटी बच्ची चिल्लाई और फिर अपनी माँ के पास आ गई। मुझे माफ करना सर, लेकिन अब आप इस नाव में नहीं चढ़ सकते। आप अगली नाव के आने तक का इंतजार कीजिए, उस आदमी ने अनुराग का रास्ता रोकते हुए कहा। अनुराग के मन में ये बात बिल्कुल जम नहीं रही थी। वो वहां से हिलने के लिए राजी नहीं था। वो नाव पर लगभग पहुंच ही चुका था। फिर उसने धीरे से उस चेकिंग वाले आदमी से कान में कहा, भाई तुम मुझे जाने दो, मैं ओरिदा कंपनी का मालिक हूं। मेरे बाप का नाम श्रीनिवास है। मेरे पास बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है। अगर तुम मुझे नाव पर आने देते हो तो मैं ठीक से घर पहुंच जाता हूं। एक बड़ा लिफाफा मिल जाएगा तुम्हें। नहीं सर, नहीं हो पाएगा ना, इधर से उस आदमी ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा। वो इस तरह लालच में फंसने वाला नहीं था। अनुराग को यह सुनकर गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी उस आदमी ने अनुराग को नाव पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी। अब अनुराग के पास कोई चारा नहीं रह गया था और वो बस अपना मुंह लटकाए वहां से निकल गया। फिर अचानक से उसे कुछ आवाज आई और जब उसने घूमकर देखा तो पाया कि अंजलि उसे देखकर हंसे जा रही थी। अनुराग को उसकी हंसी की आवाज सुनकर गुस्सा आ गया और वो सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगा। साली, इसमें हंसने की क्या बात है? और तेरे जैसी औरत जिंदा कैसे है? मैंने तो तुझे नीचे फेंक दिया था ना, फिर तू वापस कैसे आ गई? अगर तूने अब हंसने की हिम्मत की ना, तेरी जान ले लूंगा, अनुराग ने कहा।
लेकिन अंजलि ने उसके चेहरे पर अपनी आंखें तक नहीं हटाई थी, बल्कि वो और ज्यादा उसे घूरे जा रही थी। अचानक से उसके गाल पर एक तमाचा पड़ गया। अनुराग, बेशर्म आदमी, एक आदमी होकर एक लड़की के ऊपर हाथ उठाता है। अंजलि ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा और फिर आगे बोली, तूने मुझे धक्का दिया, पता है ना तुझे, मैं मरते मरते बची हूं। उसके बाद तू मुझे मार भी रहा है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। इसके साथ ही अंजलि भागकर अनुराग की तरफ जाने लगी। उसके मन में यही चल रहा था कि वो उसके गाल पर 2-4 तमाचे लगा दे, जिसकी वजह से उसके दिल को शांति मिल जाए। लेकिन एक लड़की होने के नाते वो कितना हाथ उठा सकती थी। जैसे ही उसने अनुराग को पीटने के लिए अपना हाथ उठाया तो इतने में अनुराग ने भी उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। अरे अंजलि, बाजार में जा भंगार मिलता है ना, तुम तो उससे भी ज्यादा भंगार हो। और वो लड़का जिसने तुम्हारी जान बचाई, वो तो और भी भंगार है। तुमने उसे नदी में धक्का दिया और वो उल्टा तुम्हारी जान बचा रहा है। इससे बड़ा बेवकूफ आदमी तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अनुराग ने हंसते हुए कहा, उसके बारे में ना कुछ कहने की हिम्मत मत करना तुम। अंजलि के सुरलगी के बारे में ऐसी बात सुनते ही तीखे हो गए। अब आगे क्या होने वाला था? क्या नया मोड़ लेने वाली थी अनुराग और अंजलि की ये लड़ाई? क्या लकी उसके बीच आता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए स्टम्बलिनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।